हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरुण गोस्वामी एंड आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं ना क्लास 10 साइंस का जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना उनका आंसर। जैसे आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ना दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषता, वाह व्हाट ए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर देखो भैया बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे साबुनीकरण क्या है यार, इसका रिएक्शन बहुत ही अच्छा है और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि क्लास 10 की फुली तैयारी कराई जाएगी। आप लोग जो भी कमेंट करोगे उसका रिप्लाई भी दिया जाएगा और उसको दिखाया भी जाएगा। तो स्वागत है। देखो स्टूडेंट, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले मैं आपको छोटा क्वेश्चन बताता हूं कि छोटे से समझो बड़ा क्वेश्चन फिर। आधुनिक आवर्त सारणी, यहां क्या लिखा हुआ है? आधुनिक आवर्त सारणी से आप क्या समझते हो, या आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है, या आधुनिक आवर्त सारणी की परिभाषा। कई टाइप से आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं तो क्या गम है। तो आज हम आप लोगों को सब कुछ क्लियर कराने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखो आधुनिक आवर्त सारणी में आप लोगों ने नाम सुना होगा एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एंड लास्ट एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ये चार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि परमाणु क्रमांक इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर सिलेबस। ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है परमाणु क्रमांक। तो कमेंट करना नीचे एक साथ सभी का, ठीक है। तो पहले आप लोग समझो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना, एक आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं ना, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात कोई भी तत्व है उसका अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, अर्थात भौतिक गुण तथा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखें, तो उसके एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये आपको याद रखना है आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था। तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम यही कहता है कि कोई भी तत्व है तो तत्व का भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है, बस। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, साबुनीकरण क्या है। बच्चों साबुनीकरण तो आप 1 मिनट में बता सकते हो, लेकिन इसका रिएक्शन भैया बहुत ही ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगेगा। सो डैट आप लोग साथ जुड़े रहिए, और यार आपको पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, दिल से यार लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो सर मैंने आपकी वीडियो को लाइक किया है, मैं आपको सैल्यूट करूंगा, क्योंकि यार ऐसे ही शेयर चाहिए इंडिया में। तो देखो आपको साबुनीकरण पर टिप्पणी करना है। देखो साबुनीकरण होता क्या है। साबुन समझो, साबुन जो बालों में रगड़ते हो, फेस पे रगड़ते हो, साबुन। अब वो साबुनीकरण के नाम से आ गया ना, तो साबुनीकरण क्या होता है, साबुन बनाना ही, मतलब साबुन बनाना कैसे बनाओगे वही साबुनीकरण है। तो देखो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे उच्च अणुभार, उनका अणुभार जो हो ना उच्च हो, कौन, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो समूह का चिन्ह क्या होता है कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, किसी चीज में जुड़ा हो, ठीक है, बताना। वैसा आप लोग छोटा समझ लो, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। उच्च अणुभार के वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण ही साबुन कहलाते हैं। ये तो तेल, जो तेल होता है ना, तेल और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है स्टूडेंट? ये जो है ना स्टूडेंट, जो तेल होते हैं और वसा होते हैं, तेल और वसा के जो तनु NaOH, सांद्र ना हो, तनु मतलब हल्का, सांद्र मतलब गाढ़ा, तनु NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को मैं हाईलाइट कर देता हूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जल अपघटन से प्राप्त होता है, साबुनीकरण कहलाता है, ठीक है। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत करना बनता है। देखो मैं एक रिएक्शन समझाता हूं, यार रिएक्शन समझ जाओगे ना तो फिर तो आशीर्वाद ही दोगे। देखो रिएक्शन है क्या। देखो अगर मैं एक अच्छे से समझाऊं ना
यहां आपको ये सूत्र याद रखना है, जो ये सूत्र लिखा हुआ है CH2OCO, आप याद रखो CH2 फिर CHO CH2, ऊपर नीचे है CH2, ऊपर नीचे क्या है CH2, ऊपर नीचे है CH2 CH2 और ऊपर है केवल CH, बीच में जो है ना केवल CH है, बीच में क्या है केवल CH है। फिर लास्ट में सब में लिखा हुआ है C17H35, इसमें भी है C17H35, इसमें भी है C17H35, इसमें भी है। तो इतना तो याद हो गया। बीच में आपको सब में लगाना है OCO OCO OCO, ठीक है। बस आपको याद रखना है CH2OCO C17H35, फिर यहां याद रखना है CHOCO C17H35, फिर यहां याद रखना है CH2OCO C17H35, ठीक है। अब यहां आपको रिएक्शन कराना है ना, यहां आपको रिएक्शन कराना है NaOH, लेकिन यहां NaOH जो है ना NaOH के रहेंगे 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहां जो है ना OH, यहां देखो CH2 और इसका OH 3 मॉलिक्यूल है ना OH का, ये केवल OH की बात कर रहा हूं। तो यहां 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां एक मॉलिक्यूल से तो यहां आ गया, एक OH यहां आ गया, एक OH यहां आ गया, एक OH यहां आ गया, एक CH2 यहां आ गया और CH यहां आ गया और CH2 यहां आ गया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ CH2OH CHOH CH2OH, ये है ग्लिसरॉल। अब जो बचा देखो C17H35 मैंने नहीं लिया है, तो यहाँ C17H35 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 3 है, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया C17H35, और यहाँ Na भी 3 है, Na भी 3 है, और COO कहीं नहीं लिया गया है, ठीक है। तो ये भी, तो यहाँ आपका साबुन का फार्मूला होता है C17H35 COONA, ठीक है। समझ में आ गया ना साबुनीकरण। अब इतना समझाने के बाद अगर ना समझ में आए ना, तो एक बार वीडियो को पीछे कर लिया करो और दोबारा समझ लिया करो, ठीक है। यहां मैंने देखो CH2 के साथ OH जोड़ लिया है, CH के साथ OH जोड़ लिया है, CH2 के साथ OH जोड़ लिया है, बस ये ग्लिसरॉल बन गया। और मैंने यहाँ C17H35 तीनों का ले लिया, 3 मॉलिक्यूल लगा लिया, और COO यहाँ C और दोनों में OO है, ये OA है एक OA है, सब तीनों में है, तो 3 इसीलिए मैंने इसे कर दिया, ठीक है। और Na भी 3 है, ठीक है, यहाँ 3 है, Na है ना, तो 3 Na कर दिया है। तो यहां से आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ गया होगा, साबुनीकरण समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप लोग समझ लो, वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। उदासीन जल का पीएच मान होता है, जो उदासीन जल होते हैं जिसका कोई स्वाद ही नहीं होता है, उसका पीएच मान कितना होता है। तो लिखा तो है सामने, लेकिन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना। फर्स्ट देखो मैं बताता हूं, फर्स्ट आपको बताना है अम्ल का पीएच मान कितना होता है, क्षार का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, नमक का पीएच मान कितना होता है। ये 4 चीज आप कमेंट बॉक्स में बताना, और याद रखना उदासीन का पीएच मान 7 होता है, जो बीच में होता है अम्ल और क्षार के बीच में। तो अब आप लोग थोड़ा माइंड लगाना कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, क्षार का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, नमक का पीएच मान कितना होता है। जबकि अगर उदासीन की बात की जाए तो इसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है। थोड़ा आप लोग यार कमेंट करना, थोड़ा मेहनत करो यार, मेहनत करो, बस मुझे यही कहना है। आपका समझते हो ना, थोड़ा अगर आप लोग मेहनत करोगे तो बोर्ड एग्जाम में और अच्छे अंक आएंगे। दिन रात एक करोगे तो फिर 90+ आएंगे, और अगर आप लोग नहीं करोगे तो फिर 60 आएंगे परसेंट। तो भाई जैसा आपकी इच्छा, जैसा आपको मतलब लाना हो परसेंटेज, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं बताना है। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी होती है ना, उसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, ठीक है, वो बताना है। जैसा कि मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी, मोजले की आवर्त सारणी, और ये है दीर्घाकार आवर्त सारणी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी सारणी है वो है दीर्घाकार आवर्त सारणी। अर्थात दीर्घाकार आवर्त सारणी आपको समझना चाहिए अच्छे से, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये 7 नंबर में आता है। और आप लोग लिख लेना, ठीक है। मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा, 5 से 6 टिप्स आप लोगों को बता दूंगा, 5 से 6 जो लाइन्स हैं, हेडिंग्स हैं, वो बता देता हूँ। फिर आप लोग थोड़ा अपने माइंड से लिख लेना, ठीक है। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। तो फिर हम आपको दीर्घाकार आवर्त सारणी अच्छे से बता देते हैं क्या होता है। देखो
पहले आप हेडिंग डालिएगा दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषता। यहाँ देखो नंबर फर्स्ट, यहाँ आप लोग बीच में डाल दीजिएगा दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषता। फिर यहाँ नंबर फर्स्ट देख लो, नंबर फर्स्ट, यह सारणी तत्वों के अधिक मौलिक गुण प्रमाण क्रमांक पर आधारित है। जो एक तो होता है परमाणु भार, एक होता है प्रमाण क्रमांक, ठीक है। तो ये जो है ना, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है ना, इसका अगर मौलिक देखा जाए, अगर मौलिक गुण देखा जाए तो ये प्रमाण क्रमांक पर ही आधारित है, एटॉमिक नंबर पर ये भी आधारित है। अर्थात कुछ मतलब जो आपका कौन सी आवर्त सारणी अभी पहले मैंने पढ़ाया, आधुनिक आवर्त सारणी, उस टाइप से है। दूसरा देख लो, इससे तत्वों के रासायनिक गुण में समानता, भिन्नता तथा अन्य क्रमिक परिवर्तन का स्वयं ही आभास हो जाता है। मतलब इसमें जो तत्व है ना, तत्व उनके रासायनिक गुण, जो रासायनिक गुण होते हैं और उनकी समानता, जैसे एक दूसरे की समानता की जाती है, एक दूसरे से भिन्नता की जाती है, ठीक है। तथा अन्य जो कर्मिक परिवर्तन है, अन्य जो कर्मिक परिवर्तन है वो स्वयं ही आभास हो जाता है। मतलब स्वयं ही आभास हो जाता है कि ये सारे परिवर्तन हैं, ठीक है। और यह सारणी को याद करना सरल है। मैं यह सारणी बनाया नहीं हूं और हमारे पास है भी नहीं, ठीक है। वैसे मैं अपने मन से इसे लिखा हूं, तो वैसे मेरे पास कोई सारणी भी नहीं है, कोई बुक भी नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं, ठीक है। तो वैसे आप लोग याद रखना, ये सारणी याद करने में आसान होता है। आप लोग कहीं भी सर्च कर सकते हो दीर्घाकार आवर्त सारणी, ठीक है। और आई होप मैंने पढ़ाया है, लेकिन आई होप चित्र भी दिखाया होगा किसी वीडियोज में, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारे पास अनेबल नहीं है, तो इस सारणी को याद करना काफी सरल है, ठीक है। अगला देखो स्टूडेंट, जैसे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में अनेक अनुमान गलत निकाले गए। जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी में बहुत सारे अनुमान गलत भी निकाले गए। अगर आप लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़े होंगे ना तो जानते होंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है ना बहुत सारे चीजें गलत निकाली गई। आपको अभी मैं आपको आगे मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ा दूंगा, ठीक है। मेंडलीव जी की आवर्त सारणी भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। बस जुड़े रहिए। तो बहुत सारी चीजें गलत भी साबित की गई। तो जैसे कि मेंडलीव जी की आवर्त सारणी में अनेक अनुमान गलत निकाले गए, इस सारणी में ऐसा कोई गलत अनुमान नहीं निकलता, ठीक है। इस सारणी में ऐसा कोई अनुमान गलत नहीं निकलता जो मेंडलीव जी की आवर्त सारणी में निकाला गया, ठीक है। इसमें ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि गलत हो। फिर पांचवा पॉइंट देख लो, देखो पांचवा पॉइंट है, संक्रमण तत्वों का शब्दार्थ यहाँ अति स्पष्ट से प्रकट होता है। मतलब जो संक्रमण तत्व है ना, संक्रमण तत्वों का जो मतलब शब्दार्थ है ना, यहाँ अति स्पष्ट प्रकट किया गया है। संक्रमण तत्व को अति स्पष्ट प्रकट किया गया है तथा साथ ही इनका सारणी में स्थान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के प्रक्षिप्त में सराहनीय है, ठीक है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी आपको समझ में आ गया ना, बहुत ही अच्छा। अगर आप लोग इससे समझ गए होंगे, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक हम लोग और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है? वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी। चलिए हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी को देख लेते हैं, सब कुछ, उनके गुण, विशेषता, हानि, लाभ, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। दोस्तों आप अपने साथ में पेन कॉपी लेकर जरूर बैठना, ताकि आप लोग इसे नोट्स कर सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। एक एक स्टेप बताऊंगा, ध्यान से समझिए। पहला देखिए, सन 1869 ईस्वी से 1871 ईस्वी में, देखिए 1869 ईस्वी से 1871 ईस्वी तक इन्होंने किया था। ईस्वी में रूस के वैज्ञानिक, अगर कोई पूछ ले कि मेंडलीव किस देश के थे तो आप लोगों को बताना है रूस के थे, ठीक है। इतना याद रखना, कंपटीशन में भी पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, बहुविकल्पीय में 1 नंबर में, ठीक है। मेंडलीव ने उन समय ज्ञात 57 तत्वों यानी कि 57 तत्वों को उनके परमाणु भारों की क्रम में व्यवस्थित किया, यानी कि परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। जैसे उनके जो परमाणु भार होते हैं उनके क्रम में व्यवस्थित किया। 2 चीजें होते हैं, परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार, तो उनके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, ठीक है। आगे देखते हैं, व्यवस्थित करने के बाद, यानी कि जो तत्व है 57 तत्व ज्ञात थे उन्हें व्यवस्थित कर दिया, और व्यवस्थित करने के बाद क्या किया कि यह पाया कि नियमित अंतर के बाद, कुछ नियमित अंतर के बाद, जैसे उनकी सारणी है तो कुछ नियमित अंतर के बाद क्या होता है कि समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। जैसे कुछ अंतर के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप न्यूलैंड का अष्टक नियम सुना, कहते हैं जैसे पहला तत्व और 8वां तत्व
एक गीत है सारे गामा पादा निशा, तो जिस प्रकार से सा और सा लास्ट में मिलते हैं ठीक उसी प्रकार से तथ्यों का गुणधर्म समान होता है। इसे भी मैंने पढ़ा दिया है, जाके देख लीजिए इसी के प्ले लिस्ट में, तथ्यों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं, इनके आधार पर मेंडलीफ ने एक नियम दिया। इनके आधार पर मेंडलीफ ने एक नियम दिया था। नियम को समझिए कि मेंडलीफ का नियम क्या था। 2 नंबर में आता है, मेंडलीफ का नियम लिखिए या मोजले का नियम लिखिए, तो इसे भी मैंने पढ़ा दिया है, जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, इनके नियमानुसार क्या है, तत्वों के, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, समझ लीजिए, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण। देखिए कोई तत्व है, उनका हमें भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण, जैसे अम्ल का भौतिक गुण और अम्ल का रासायनिक गुण, तो उसी प्रकार से तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, ये तो था भाई मेंडलीफ का नियम। जबकि मोजले का नियम दूसरा है कि तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण सेम इसी प्रकार से है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ परमाणु क्रमांक कर देना है, अगर मोजले का लिखना है तो कहाँ करना है दोस्तों, अरे देखिए यहाँ आप लोगों को परमाणु क्रमांक कर देना है, जब अगर मोजले के लिखेंगे तब। यहाँ तो भाई मेंडलीफ की बात चल रही है, तो इसके नियमानुसार क्या है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। आगे देखिए, उनकी एक सारणी थी, आप लोग देख सकते हैं अपने बुक में, लेकिन हम आप लोगों को पहले समझा देते हैं। उस समय ज्ञात 58 तत्वों को, कितना, 57 या 58, ठीक है, लगभग समान ही होते, चलिए हम उतना ही कर देते हैं। 57 तत्वों को क्या किया कि परमाणु भार के क्रम में एक आवर्त सारणी तैयार किया। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में या क्रम में, परमाणु भारों के क्रम में एक सारणी तैयार किया। सारणी का क्या नाम है, जिसका नाम है मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। ठीक है, तो आप लोगों को इतना लिखने के बाद हम उनके लक्षण को देखेंगे, लाभ को देखेंगे, हानि को देखेंगे। बट आप लोग एक बार और देख लीजिए, फिर हम उससे तो देखेंगे ही। ठीक है, इतना तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, आई होप। नहीं नोट किए हैं तो नोट कर लीजिए। पहले आप लोगों को इनके कुछ जो मेंडलीफ है उनके कुछ इतिहासों को लिखना है, जो उनके बारे में है और जो उन्होंने किया अपने सारणी में, ठीक है, उतना करना है। तो यहाँ आप लोग इसे इतना नोट्स कर लीजिए। फिर इनके नियमानुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उस समय ज्ञात 57 या 57 तत्वों को परमाणु भार के क्रम में एक आवर्त सारणी तैयार किया, जिसका नाम है मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर यहाँ मैंने एक डैश लगा दिया है। फिर आगे देखते हैं, समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलना। ठीक है, मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी के लक्षण, मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी के लक्षण। कोई चीज है तो उसका लक्षण जरूर होगा। ठीक है, जैसे हम लोग चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो वो लक्षण हो गए। ठीक इसी प्रकार से मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के कुछ लक्षण थे। आइए हम लोग उनके लक्षणों को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते रहिए। ठीक है, उनके लक्षणों को हम लोग देखेंगे, फिर उनके लाभ को देखेंगे, हमें खाने से क्या लाभ है, ये सब तो पता होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के क्या लाभ हैं, कुछ हानियां भी हुई थी। ठीक है, तो एक एक स्टेप को समझते हो चलिए। इनके लक्षण को पहले हम लोग देखते हैं। इस सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। जो एक सारणी थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, क्या किया गया कि जो परमाणु भार हैं, जैसे इनका परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार के प्लस यानी कि बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। ये कम है तो इससे ज़्यादा, इनसे ज़्यादा ये है, इनसे ज़्यादा ये है, और ये ऐसे सबसे ज़्यादा। तो इसी प्रकार से जो परमाणु भार है उनको बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग जानते होंगे कि स्कूलों में लाइनें लगती हैं, पहले आगे छोटे बच्चे, फिर उनसे बड़े, फिर उनसे बड़े, लास्ट में सबसे बड़े। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या करते हैं कि इस सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, दूसरा हमारा देखते हैं लक्षण। इस सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिसे श्रेणियां कहते हैं। जो ये सारणी है इसमें 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिसे श्रेणियां कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये, और एक
लक्षण देख लीजिए। इस श्रेणी में 8 ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर नीचे, ठीक है, 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिसे क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। आप लोग समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे ऐसे जो ऊर्ध्वाधर हैं, ऐसे कॉलम बने हुए हैं, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर। और ये हैं क्षैतिज पंक्तियाँ, ठीक है। अभी आइए मैं आप लोगों को कुछ सारणी में समझा देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग इसमें समझ सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये तो आप लोग जान गए कि 8 होते हैं, ठीक है, कॉलम जो हैं। और ये पंक्तियां देख लीजिए 1 2, इसमें 2 है, 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 8 2 2 है, ठीक है। या प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ आप लोग फिर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये नीचे 12। तो इसी प्रकार से आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, आइए देखते हैं। क्या कह सकते हैं कि इस सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे श्रेणियां कहते हैं। और इस श्रेणी में जो पूरी सारणी है इसमें 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिसे समूह कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ। हम ये किए तो हम क्यों किए, क्या लाभ हुआ, ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों हम कुछ करते हैं तो उससे हानि होगा या लाभ होगा, कुछ तो होगा जरूर, ठीक है। हम काम करते हैं तो उससे हानियां होंगी या लाभ होंगे, तो ये तो पता होना चाहिए। तो जैसे ही आप लोग समझिए कि तथ्यों के गुणधर्म के अध्ययन में आसानी। देखिए जब भाई ये सारणी निकली तो भाई हमें कुछ तो आसानी होगा ही कि तथ्यों के गुणधर्म कैसे होते हैं। तो ये हमें पता चला कि तथ्यों के गुणधर्म में हमें आसानी हुई कि इनका गुण कैसा है, ठीक है, इनका गुण कैसा है, ऐसे कई का देखते हैं। फिर परमाणु भार का सही ज्ञान। आखिर परमाणु भार का सही ज्ञान क्यों हुआ? सही ज्ञान इसलिए हुआ कि आप लोग समझिए दोस्तों कि इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। अगर ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखते तो जानते हो क्या होता कि हमें परमाणु क्रमांक का मतलब सही ज्ञान होता है। या परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें इसलिए हमें परमाणु भार का सही ज्ञान हो गया। फिर देखिए नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सुविधा, ठीक है, अनुसंधान में सुविधा। तो यही है, नए तत्वों की खोज हुई और तथा अनुसंधान में सुविधा हुई, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम अगला पेज देखते हैं। भाई ये आप समझ लीजिए कि थोड़ा हार्ड है। हार्ड इसलिए है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का आता है और 7 नंबर पाने के लिए कम से कम 2 पेजेस 3 पेजेस ऐसे लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तब आप लोग पूरे में पूरे मार्क पाओगे। अब छोटे से आप लोग लिख दोगे, लगेगा लघु उत्तरीय है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। इनके नियम को नोट कर लीजिए, इनके जो लक्षण हैं इनके, ठीक है, जो सॉरी मेंडलीफ के लक्षण हैं, मेंडलीफ के सारणी जो हैं, और उनके लाभ को नोट कर लीजिए। हानि को भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, अच्छा लगा तो लाइक करते रहना। छोटा सा एक हानि है कि परमाणु भार मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी के हानियां क्या हैं समझिए। परमाणु भारों के क्रम में परिवर्तन। जो दोस्तों परमाणु भार होते हैं, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे थे। तो जो परमाणु भार होता है, क्या परमाणु भार के क्रम जो थे, क्रम, ठीक है, क्रम में परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, ठीक है, ये इनके हानि थे। दूसरा है अनेक नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव। अब भाई कई जैसे 57 तत्व हैं, इस समय 118 तत्वों का खोज हुआ। तो अब वो 57 तत्वों को रखे और कुछ खाली स्थान भी छोड़े थे। बट आप लोग समझिए कि 118 तत्वों को उन्हें रखना था। तो इसलिए अनेक जब नए तत्वों की खोज हुई तो उनके जो स्थान थे, स्थान का अभाव हुआ। उनके जो सारणी थे उसमें स्थान का अभाव हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं समस्थानिक तथा संभारी की खोज। समस्थानिक तथा संभारी की खोज हुई। समस्थानिक तथा संभारी को मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग समझ सकते हैं। जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। संभारिक जिसके परमाणु यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान होते हैं तथा परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, उसे संभारिक कहते हैं। आप लोग उसे जाके देख लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख लेना। एग्जाम्पल सभी को बेहतर तैयार कर लेना। चौथा हमारा है तत्वों का मूल लक्षण। एक बात समझिए, जो तत्वों का मूल लक्षण होता है उनका परमाणु क्रमांक होता है। जैसे अन्य का परमाणु क्रमांक 11 हुआ तो इनका ये मूल लक्षण है। परमाणु भार नहीं होता है, परमाणु क्रमांक मूल लक्षण होता है, यही इनकी हानि है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है तो ये इनका हुआ, हीलियम का 2 है तो ये इनका हुआ, ठीक है। और ऐसे आप लोग समझ सकते हैं।
तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे जेडन है, जेडन का कितना होता है दोस्तों, 13 होता है। अब एक तो आई होप कि आपको मेंडलीव जी की आवर्त सारणी पूरी समझ में आ गई होगी। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग जरूर कमेंट किया करो ना कि आपको कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम है, आप उस सब्जेक्ट को याद नहीं कर पाते हो यार, कमेंट कर दिया करो और आप लोगों के लिए वीडियोस तो बनाए ही जाएंगे, ठीक है। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करो एक दूसरे के साथ। अगर हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट को कर सकते हो, वीडियोस को शेयर कर सकते हो, ठीक है। और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लो, बस इतना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।